हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू टॉपिक दैट इज रेशियो एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करें तो उसमें एक टॉपिक होता है रेशियो एनालिसिस, जो कि यूजफुल होने वाला है। और आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें यूजीसी नेट की, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपने देखा होगा अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है रेशियो एनालिसिस से, ना ही सिर्फ यूजीसी नेट के लिए, बल्कि अगर आप पीएचडी वगैरह के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं जिसमें कॉमर्स सब्जेक्ट होगा, आप वहाँ पे देखेंगे अक्सर रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन पूछा जाता है और इंटरव्यू वगैरह में भी इससे क्वेश्चन पुट किया जाता है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही। बाकी अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर इसका क्वेश्चन आता है, चाहे हम पीएचडी के एंट्रेंस की बात करें या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो गाइस, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और वन थिंग, मेन थिंग, ये वीडियो मेनली यूजफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको क्या है कि फॉर्मूलेज याद नहीं होते। अकाउंटिंग रेशियो में अगर आप देखोगे, रेशियो एनालिसिस में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं और मेरे से भी क्या होता है कि फॉर्मूले रटे नहीं जाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि अगर हम फॉर्मूले समझ के करते हैं तो हम नहीं भूलेंगे। सो गाइस, मेनली ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन पर्सन्स के लिए जिनको फॉर्मूले नहीं याद रहते, या मैं कह सकती हूँ कि जो फॉर्मूले नहीं रट सकते। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मूलेज आपको रटने ना पड़े बट आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आपको ये फॉर्मूले याद रहे, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलते हैं आज के टॉपिक पे, क्या होता है रेशियो एनालिसिस। देखिए गाइस, पहले मैं आपको रेशियो का मीनिंग बताऊं सिंपली। रेशियो का मीनिंग क्या होता है? वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर। आप सबने ये पढ़ा होगा रेशियो क्या होता है। रेशियो का मीनिंग ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मतलब हम निकालते कैसे, डिवाइड करके वन नंबर इनटू द अदर। बट इसका कंसेप्ट क्यों आया, मैं आपको वहां से बताना स्टार्ट करती हूँ। देखिए गाइस, अब अगर हम देखें, जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी होती है, हमें इसमें दिया होता है कि डेटर इतने, सेल्स इतने, एसेट इतनी है, लायबिलिटीज इतनी है। बट जो ये फिगर हमें एक्सप्रेस की जाती है मॉनेटरी टर्म में, इनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, कुछ ज़्यादा मीनिंग शो नहीं करती है। कैसे? अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज अक्षय ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसको प्रॉफिट हुआ 1,50,000, ठीक है। सेम टाइम पे कुणाल ने भी बिजनेस स्टार्ट किया था। दोनों फ्रेंड्स हैं सपोज, और आप बिजनेस का एनालिसिस करो, आप देखते हो कि कुणाल ने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसको प्रॉफिट हो रहे हैं 1,50,000, एंड कुणाल ने भी किया था और उन्हें प्रॉफिट हो रहे हैं 1,80,000। अब आप मुझे बताइए कि किसको आप ज़्यादा बेनिफिशियल कहेंगे, कि कौन ज़्यादा बेनिफिट अर्न कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है। आप कहोगे ऑब्वियसली कुणाल दिख रहा है, और कुणाल भी खुद से कहेगा क्या, कि मुझे तो अक्षय से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहे हैं, ठीक है। बट इज दिस ट्रू? नो। हाउ? देखिए, अब सपोज अक्षय ने लगाए थे कितने, 10 लाख रुपीज एज ए कैपिटल। उन्होंने 10 लाख रुपीज लगाए थे, ठीक है। अब 10 लाख रुपीज लगाए थे, तो अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? डिवाइड बाय जितने भी प्रॉफिट हुआ है कैपिटल, मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 100। तो इससे आप देखेंगे हमें कितने प्रॉफिट दिख रहे हैं, 15% दिख रहा है। कितने? 15%। अब आप डिवाइड कर लोगे तो उससे समझ आ जाएगा आपको 15% प्रॉफिट अर्न कर रहा है कौन, अक्षय, ठीक है। अब वही बात करें, कुणाल ने लगाए थे कितने, 15 लाख रुपए बिजनेस में, ठीक है। अब 15 लाख रुपए लगाए, वही 15 लाख मल्टीप्लाई कितने, 100। अब आप इससे करके देखोगे तो इनका जो आएगा वो आएगा कितना, 12%। अब मुझे आप बताओ कि कुणाल ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है या अक्षय? बताओ। अब आपको क्या दिख रहा है कि भाई नहीं, कुणाल तो सिर्फ 12% प्रॉफिट अर्न कर रहा है। मतलब क्या होता है कि अगर 100 रुपये अक्षय लगाता है तो वो 15 रुपये कमाता है, और यही कुणाल अगर 100 रुपये लगाता है तो 12 रुपये कमाता है, ठीक है। तो अगर जब आपने रेशो देखा तभी पता चला ना आपको, यही है रेशो का बेनिफिट। इसी वजह से रेशो का कंसेप्ट आया। इसी से हम क्या कहते हैं, रेशो को एनालाइज करते हैं, हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है एक दूसरे की। जब हम रिलेशन देखते हैं उसी से हमें एक्चुअल मीनिंग वहाँ क्लियर होता है। ओके, तो रेशो क्या है, एक बार नंबर है जो एक्सप्रेस करते हैं हम दूसरे की टर्म में। जैसे हमने इसमें क्या किया, प्रॉफिट को कंपैरिजन किया किससे, उसका रिलेशन देखा कैपिटल से कि कितना हमें मिल रहा है, और कैसे किया, डिवाइड करके। ये तो सिंपल, आपको पता ही होगा। अब रेशो जो हम एनालिसिस करेंगे उसमें क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस होता है और टाइम सीरीज एनालिसिस होता है। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में क्या होगा कि हम जो हमारी फर्म्स हैं, एक ही इंडस्ट्री में जो डिफरेंट फर्म्स हैं, वो एक दूसरे से कंपैरिजन करती हैं, ठीक है। कि एक कंपनी का एक जो फर्म है उसके दूसरे के कंपैरिजन करेंगे, ये होता है क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। जैसे अब आप हो क्लास में, अब आपने क्या किया, दूसरी
किसी स्टूडेंट से, कैंडिडेट से आपने कंपैरिजन कर लिया। और टाइम सीरीज एनालिसिस में क्या होगा, हम अपना ही खुद से टाइम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। टाइम के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे गाइस, देखिए अब मैंने देखा कि मेरे 10th में आए 60%, फिर 11th में आए कितने 70%, 12th में आए कितने 80%। तो मैंने अपना टाइम के अकॉर्डिंग देखा कि मेरी कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। ओके, ये होता है टाइम सीरीज एनालिसिस। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया कि रेशियो का कंसेप्ट है क्या। मैंने इसमें टाइम लगाया मैंने इसीलिए क्योंकि आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंसेप्ट से पूछे जाते हैं और वहाँ पे आपको कई बार क्या होता है कि फिर समझ नहीं आता कि आंसर कैसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस की क्या होंगे, यही होंगे कि हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं अकाउंटिंग डाटा को, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं और एस्टिमेट करेंगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है और आइडिया स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं। वो कैसे, वो अभी हम देखेंगे इसमें, और कंट्रोल कर सकते हैं और इससे हमें पता चलेगा कि फाइनेंशियल साउंडनेस कितनी है। अब देखिए जो मेन टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो। अब जो रेशो होती है हमारी 4 टाइप्स ऑफ रेशो आर देयर। नंबर 1 इज लिक्विडिटी रेशो। अब इनके फर्दर आगे पार्ट्स हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी रेशियो की हम बात करेंगे। डिफरेंट इसके 4 पार्ट्स आएंगे एक में, जैसे आज हम लिक्विडिटी रेशियो करेंगे और नेक्स्ट में सॉल्वेंसी और उससे नेक्स्ट में एक्टिविटी एंड नेक्स्ट में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आज हम बात करेंगे लिक्विडिटी रेशियो। क्या होती है लिक्विडिटी रेशियो, देखिए गाइस लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, ये रेफर करता है एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज, कि हम कितने एबल हैं कि हम अपने करंट लायबिलिटीज पे कर पाएं। कितने की लिक्विडिटी कितनी है कंपनी में, मतलब कि हमारे पास कैश इतनी अमाउंट है या नहीं है कि हम पे कर पाएंगे टाइम पे। ठीक है, लिक्विडिटी इज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन एज दे फुल ड्यू, जितने ड्यू होंगे। अब देखिए गाइस मेरे पास बिल्डिंग तो है, मेरी बिल्डिंग है 50 लाख की, ठीक है, लेकिन मेरी ना पॉकेट में 10 रुपए हैं, ठीक है, ना मेरे बैंक अकाउंट में है। तो अगर मैं ऑटो से जाती हूँ तो मैं क्या ऑटो का किराया तक दे पाऊंगी, वहां पे नहीं दे पाऊंगी। क्यों, मेरे पास वो फिक्स्ड एसेट है, करंट में नहीं है अभी। तो वहां पे लिक्विडिटी मेन क्या मायने रखते हैं कि आपके पास अभी फिलहाल कितने पैसे हैं। ठीक है, तो लिक्विडिटी का मतलब समझ आ गया होगा आपको। अब लिक्विडिटी में हम इंक्लूड करते हैं 2 टाइप्स ऑफ रेशो। नंबर 1 इज करंट रेशो, नंबर 2 इज क्विक रेशो। क्या होता है करंट रेशो, देखिए अब एक चीज ध्यान रखना। अब जो इससे मैंने अभी आपको बोला था क्या कि इसमें फॉर्मूलेज तो बहुत हैं, लेकिन फॉर्मूलेज आपको रटने की नीड नहीं पड़ेगी, आप समझ जाओगे। वो कैसे समझोगे, एक चीज मेरी ध्यान रखना, मैंने क्या बोला कि जो भी इसमें फॉर्मूलेज आएंगे ना वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। कैसे, अब देखिए गाइस अगर मैं जाती हूँ पिज्जा खाने, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि आई वॉन्ट स्वीट कॉर्न पिज्जा, अब उससे आपको एक चीज का अंदाजा लग जाएगा क्या कि पिज्जा खाना है और स्वीट कॉर्न वाला खाना है, मतलब इतना तो आपको दिख ही गया। ऐसे ही इसके सारे फॉर्मूलेज हैं, आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि इस फॉर्मूले में इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं करंट रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। मतलब क्या देख रहे हैं हम, इन दोनों का रिलेशन देख रहे हैं, करंट एसेट का करंट लायबिलिटी से कितना रिलेशन है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास एसेट कितनी है, अगर हमें लायबिलिटीज पे करनी है। देखो गाइस अगर मुझे किसी को 10 रुपए देने हैं तो मेरे पास मैं देखूंगी ना कि एक्चुअली मेरे पास कितने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना देखूंगी कि मेरे पास कितने रुपए हैं, उसके बीच में रिलेशन देखना कि अगर मैं 10 रुपए देने तो हमारे पास कितने हैं। यही हम रिलेशन देख रहे हैं करंट रेशो में, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब देखिए गाइस करंट एसेट में क्या आएगा, करंट एसेट में वो एसेट आएंगे जिसे हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, विद इन 1 ईयर जिसे हम मतलब कि जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं वो हमारी क्या आएंगी करंट एसेट में। वैसे आपको पता ही होगा लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि करंट एसेट में क्या क्या आएगा, कैश, बैंक, डेटर्स। अब देखिए ये चीजें क्या है कि हम विद इन 1 ईयर हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाती है नॉर्मली। ठीक है, BR, स्टॉक, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कौन सी इनकम होती है, जो हमने अर्न कर ली हैं। ठीक है, तो हमें मिल जाएगी। जैसे मैंने 1 महीना सपोज मैंने कहीं जॉब कर लिया तो मेरी सैलरी ड्यू हो चुकी है लेकिन मुझे मिली नहीं है, लेकिन है क्या, मिल जाएगी। तो एसेट है मेरे लिए वो। ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो मैंने एडवांस में एक्सपेंसेस पे कर दिए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब आएंगे हमारे करंट एसेट में। अगर करंट लायबिलिटीज बात करें तो इसमें भी क्या आएंगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेपर, जो विद इन 1 ईयर हमें पे करने होंगे। मेनली वो होती है हमारी क्या करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट जो हमें विद इन 1 ईयर हमें कैश में कन्वर्ट जिसे हम कर लेंगे। ओके, अब इसकी जो आइडियल रेशो होगी ना गाइस ध्यान रखना, वो क्या होती है हमारी 2:1। अब मुझे एक बात बताओ कि 2:1 क्यों रखी गई, इसका भी एक रीजन है क्यों। देखिए वैसे तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे किसी को 10 रुपये देने तो मेरे पास 10 रुपये होने जरूरी है, ठीक है, उसको पे करने के लिए। लेकिन अभी आप देख रहे हो इसमें क्या है, स्टॉक।
कुछ रीजन है इसका 2:1 क्यों स्टैंडर्ड रेशियो रखी गई। अब आप इसमें देखोगे स्टॉक दिया है आपको, ठीक है। अब स्टॉक क्या है कि हो सकता है रॉ मटेरियल है या हाफ फिनिश्ड है, आप उसको फिर कन्वर्ट करेंगे, हो सकता है 1 साल से ज़्यादा लग जाए। करंट एसेट वैसे हम इसे इंक्लूड करते हैं, लेकिन मतलब कि जल्दी से इसको क्या है कैश में कन्वर्ट नहीं किया जाता। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है उसके बाद हमें क्या है कि सेल तो हो जाएगा। अब सपोज सेल तो हो गया, उसके बाद क्या किया हमने, क्रेडिट पे सेल कर दिया, तो फिर से हमारे क्या बन जाएगा, ये डेटर बन जाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रीपेड एक्सपेंसेस की, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, मैंने किसी को एडवांस से पैसे दे रखे हैं, ठीक है। अब सपोज आपको पीजी लेना है या कि कहीं कोचिंग लेनी है, तो आप एडवांस से पैसे देते हो ना। अब आपने एडवांस से पैसे दिए, क्या वो आपको रिटर्न में पैसे देगा, नहीं। आपकी एसेट तो है, लेकिन आप वहाँ पे सर्विसेज लोगे, आपको पैसे रिटर्न में नहीं मिलने वाले हैं, ओके। तो ये क्या है, इसे हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। करंट एसेट तो है लेकिन कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे, इसीलिए हम मान के चलते हैं कि अगर ये सब छोड़ भी देना तो फिर भी हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम लायबिलिटीज पे कर पाए। अब हम ये मान के चलते हैं, तभी हम क्या लेते हैं, रेशियो 2:1। और वैसे देखा जाए तो जितनी ज़्यादा मतलब कि 2:1 तो आइडियल माना जाता है, उसके बाद जितनी ज़्यादा एसेट होंगी उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। कंपनी के लिए उतना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, लेकिन 2:1 तो आपका होना चाहिए, एक आइडियल स्टैंडर्ड रेशियो दी गई है, ओके। अभी हम इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेन आपको समझ आ गया कि हमने क्या लेना है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, बिल्कुल सिंपल है। आप देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं क्विक रेशियो की। क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब कि कैश में कन्वर्ट करना, लिक्विडिटी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, अब आप कहोगे वैसे तो कि क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब वैसे तो देखो क्या होना चाहिए कि क्विक एसेट एंड डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटीज होना चाहिए, है ना। लेकिन उसका भी एक रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ। उसका रीज़न क्या है कि हमने वैसे देखो, सबसे पहले आपको बताती हूँ क्विक एसेट कौन सी होती हैं। अगर हम बात करें, जो ये एसेट हमें दी गई हैं, अब ये सारी क्या है, करंट एसेट, ठीक है। अगर आपने सिलॉक पढ़ा है तो वहाँ देखोगे वेन डायग्राम में, ये सारी क्या है हमारी करंट एसेट। उसमें से कुछ एसेट हमारी क्या होंगी, क्विक एसेट, मतलब कि कुछ को छोड़ के बाकी सारी क्या हो जाएंगी, हमारी क्विक एसेट हो जाएंगी, ठीक है। अभी आप इस फॉर्मूले में भी देख सकते हैं कि अगर आप करंट एसेट में से, यहाँ पे इक्वल है, करंट एसेट में से अगर आप इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्विक एसेट आ जाती हैं, ठीक है। सॉरी माइनस यही है। करंट एसेट में से अगर आप इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाती है, करंट क्विक एसेट, सॉरी। तो कैसे आते हैं, इसका रीज़न क्या है, देखिए कैश है, अब इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बैंक है ऑब्वियसली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेटर है वो भी हो जाएंगे। लेकिन अभी मैंने आपको एक बताया था ना रीज़न, क्या कि स्टॉक को जल्दी से जरूरी नहीं है कि हम कैश में कन्वर्ट कर पाएँ, हो सकता है कि उसे टाइम लग जाए, उसके बाद भी क्या होगा, वो डेटर में कन्वर्ट हो जाए, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसी वजह से हम इसे क्विक एसेट में ऐड नहीं करते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंसेस मैंने क्या बताया कि इसे आप कैश में कन्वर्ट नहीं करते हैं, इससे आपको सिर्फ सर्विसेज मिलेंगी, ओके। इसीलिए अब एडवांस टैक्स है वो भी ऐसे ही है, अगर आपने पे कर दिया एडवांस में तो आपको कैश रिटर्न थोड़ी करेगा मिलेगा, आगे क्या होगा, आपको नहीं पे करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए यही 3 चीज़ें हैं जिसे हम लेस कर देते हैं क्विक एसेट कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि क्विक एसेट में हम वो एसेट लेते हैं जो जल्दी से हम कैश में कन्वर्ट कर पाएँ। अब आपने देखा कि इन्वेंट्री जल्दी से नहीं हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो होता ही नहीं है, एडवांस टैक्स पे नहीं होते, इसीलिए हम तीनों को एक्सक्लूड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाती है, क्विक एसेट। अब अगर हम बात करें करंट लायबिलिटीज की, वैसे तो देखा जाए कि जो हमारे, आपने सुना होगा कैश क्रेडिट, या फिर अगर हम बात करें जो आउटस्टैंडिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आते हैं आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, सॉरी ओवर, क्या मैंने बोला कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, आपकी लायबिलिटी तो है पे करने की, लेकिन क्या होता है आपके कुछ ऐसा लिमिट नहीं होता कि आपको इतने दिन में करना है। वो क्या होता है कि आप थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप उसे जल्दी से क्या कर सकते हैं, कैश में, मतलब कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको लिमिटेड टाइम में पे करना जरूरी है, जब भी आप कैश डलवाओगे आपके बैंक अकाउंट में वो क्या हो जाता है, लेस हो जाएगा वहाँ से, ऐसा होता है, ठीक है। अब फिर भी हम इसको क्या कर रहे हैं, क्विक एसेट में से, क्विक लायबिलिटीज में से लेस नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू प्रूडेंस कंसेप्ट। आपने पढ़ा होगा प्रूडेंस कंसेप्ट होता है। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या होता है, उसमें ये बोला जाता है कि हम
जो रिवेन्यू है उसे ओवर एस्टिमेट नहीं करते हैं, ठीक है, कि हम रिवेन्यू को तो ओवर एस्टिमेट नहीं करते हैं, और जो लायबिलिटीज है उन्हें हम अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि हमें लायबिलिटीज पे तो करनी ही है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने लिया है, किया है, या फिर हम जैसे क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड में भी ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, बस हमें ये कि एक्सपेंसेस उन्हें पे करने होते हैं, वैसे कोई ये जरूरी नहीं है कि हमें इतने टाइम में पे करना है, ठीक है। अब वो क्या है, ये दोनों चीजें क्या है, इनमें आपकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको जल्दी से पे करना है, बट फिर भी हम इसे करंट लायबिलिटीज में से लेस नहीं करते हैं क्विक एसेट निकालने के लिए। क्यों नहीं करते हैं? हम क्विक एसेट को करंट एसेट को ही मतलब कि इक्वली रख लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ड्यू टू प्रूडेंस कंसेप्ट। उसमें क्या होता है कि हम अपनी जो लायबिलिटीज है उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, और जो हमारी एसेट है उसे हम ओवर एस्टिमेट नहीं करेंगे। आपने ये कंसेप्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा आई थिंक। ओके, रीजन समझ आया कि हमने ऐसा क्यों किया? इसीलिए हम फॉर्मूला क्या बनता है, लिक्विड एसेट या फिर क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जल्दी से इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, हमें निकालना है करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या क्या दे रखा है? वर्किंग कैपिटल दे रखी है, ट्रेड पेबल दे रखा है, करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल से, लेकिन थोड़ा माइंड आपको यूज करना होगा और कंसेप्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए। अब आप कहोगे भैया आपने तो कहा था कि करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ, आपको कैलकुलेट करना होगा। ओके, कैसे? अब देखिए, करंट लायबिलिटीज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमें पता है कि ट्रेड पेबल क्या है, करंट लायबिलिटीज, उसके अलावा हमें अदर करंट लायबिलिटीज दे रखे हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपने पढ़ा हो तो क्या होता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब इसमें से अगर हम ये क्या किया, हमने करंट एसेट को हम वहां ले गए, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस फॉर्मूले का आप वो करोगे तो क्या हो गया, करंट एसेट इज इक्वल टू, अब देखिए, या फिर सीधा आपने क्या किया, करंट लायबिलिटीज को इधर लेके गए, क्या बन गया फॉर्मूला करंट एसेट का, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रहना चाहिए। अब यहाँ से आपने क्या किया, करंट एसेट निकाल ली, तो करंट रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, सिंपल हो गया। आंसर क्या हो गया आपका, 4:1। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्या है, आपको क्विक रेशियो दे रखी है 1.8, करंट एसेट दे रखी है 80,000, करंट लायबिलिटीज दे रखी है 30,000। अब हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है कि जो लिक्विड एसेट है डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, तीन चीजें जब होती हैं तो हमें अगर कोई एक चीज मिसिंग है तो हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा ही है कि हमें लिक्विड एसेट नहीं पता, बाकी करंट लायबिलिटीज तो पता ही है हमें, तो ठीक है हम यहाँ से लिक्विड एसेट निकाल लेंगे। हमने निकाल ली फॉर्मूले में पुट करके 1.8। अब लिक्विड एसिड डिवाइड बाई ये है, लिक्विड एसिड कैसे निकल जाएंगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा कितना, 54,000। अब इन्वेंट्री निकालनी है हमें। अब हमें पता है कि करंट एसेट कितनी है, 80,000। कैसे निकालते थे हम, क्विक एसेट कैसे निकालते थे हम, कि अगर हम उसमें से इन्वेंट्री लेस कर देते थे तो हमारी क्या आ जाती थी, क्विक एसेट आ जाती थी। अब अगर हम करंट एसेट में से लिक्विड एसेट लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री आ जाएगा। ओके, देखिए जैसे क्या होता था फॉर्मूला, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। अब यहाँ पे इन्वेंट्री या प्रीपेड एक्सपेंसेस तो दे नहीं रखे, तो सिर्फ हम इन्वेंट्री ही समझेंगे, ठीक है। अब ये इन्वेंट्री यहाँ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये लिक्विड एसेट इधर आ जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी। यही लिख रखा है फॉर्मूले में, सिंपल। अब आपके यहाँ से क्या आ जाएंगे, आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा गाइस। मैंने इस पर थोड़ा टाइम लगाया है, मेरा जो मेन मकसद है वो क्या है कि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। एक बार यहाँ पे अगर आपको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, तो इसीलिए बेटर होगा कि आप अच्छे से समझें। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अगर कोई भी आपके सजेशंस हो आप वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।